वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम कक्षा 12 के अंदर जो सेकंड इकाई थी वो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी आज की इस वीडियो के अंदर, और 10 नंबर का मैटर ये भी आपका तैयार हो जाएगा। जो इकाई थी सेकंड इकाई है, यह आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। हमने पहली इकाई में पढ़ी थी प्रमुख अवधारणाएं, और जो सेकंड इकाई है वो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं की है। ये पार्ट भी आपके 10 नंबर का है, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। इसका लास्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता। देखिए, राजनीतिक सहभागिता क्या क्या है, इसका मतलब आप समझते हो कि राजनीति में हमारी क्या भूमिका है, सहभागिता है। इसका हम साथ ये मानते नागरिक राजनीति में कैसे भाग लेते हैं, क्या उसमें क्या भागीदारी निभाते हैं, वो सहभागिता। अब इसमें देखो क्या बताया गया बेटा, राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में विशेष महत्व रखती है। जो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हैं उन्हें सबसे महत्वपूर्ण महत्व रखती है राजनीतिक सहभागिता। इसका अर्थ है जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी। जो राजनीतिक जो प्रक्रिया है, नियम है, कानून है, संस्था है, उनका जो संस्थाओं का सहयोग योगदान जो भी है, उनकी प्रक्रिया है, उनमें इनका क्या होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी होती है। ये इसका अर्थ है ये भागीदारी। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो इस प्रवृत्ति को हम क्या कहेंगे, जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता। कैसे आपको पता है, जब कोई नागरिक, किसी राज्य का, किसी देश का नागरिक सदस्य किसी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर किसी भी कार्य में, संचालन में वो जब भागीदारी करता है, उसमें भागीदारी होती है उसकी। अब भागीदारी अनेक प्रकार से हो सकती है, जैसे उनमें संस्थाओं कार्य में सहयोग करना, संस्थाओं के जो राजनीति जो भी जिनको चुना जाता है उनमें निर्वाचन में भाग लेना, कई तरह से सहभागिता की जा सकती है। वो क्या कहलाएगी, राजनीतिक सहभागिता कहलाती है। इसका छोटा सा आप पढ़ते हैं, यानी सहभागी जानते हो किसी का मतलब सहयोग करना। हम राजनीति में क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, वो है राजनीतिक सहभागिता। ठीक है, जैसे राजनीतिक सहभागिता प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जिसमें जो निर्वाचन जो हम चुना जाता है, प्रतिनिधि को डायरेक्ट जनता चुनती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसमें। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहाँ पे क्या होता है कि हम जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, वो शासन का संचालन उनके द्वारा राष्ट्र अध्यक्ष को चुना जाता है। ये छोटा सा इसका हम जो लेसन होगा हम बताएंगे कि आप सब जानते हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। 10th क्लास में इसका लेसन भी था, आपने पढ़ा भी होगा। आप देखते हैं आगे, स्विट्जरलैंड विश्व का अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। यानी विश्व में एक देश स्विट्जरलैंड है जहाँ पे क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही हो सकता है बेटा जहाँ पे जनसंख्या कम हो। अधिक जनसंख्या में हम एक जगह पब्लिक को, लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। वहाँ पूरे क्षेत्र को 7 कैंटोनमेंट में बांटा गया है, वो खैर अगला लेसन है, मगर मैं आपको इसलिए ये बताया कि प्रत्येक लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में। अगर वो जैसा चैप्टर होता है वो मैं पूरा उसका डिटेल आपको बता सकता हूँ, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अपने जो लेसन में उसी को समझो आप। वहाँ प्रत्येक लोकतंत्र है। इसकी छोटी बात है, प्रत्येक लोकतंत्र वही रहेगा जहाँ पे जनसंख्या कम है। बस वहाँ पर जनता को अपने चुने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार है। अगर हमारे तो क्या होता है, चुनाव ने बाद 5 साल है, 5 साल तक वो जब चुनाव नहीं हो तब तक क्या कर सकते हैं, हम उसको स्वीकार करके रखेंगे जो भी चुने गए प्रतिनिधि है, या तो वो चुनाव के बाद। मगर वहाँ क्या होता है कि 6 महीने में हम जनता खुद है, यानी वो किसी निर्वाचन की प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, चुनाव की जनता खुद रिकॉल के द्वारा उसको वापस बुलाने का मतलब जानते हो, उसको हटा देगी, उसकी जगह दूसरे को जनता खुद चुन लेगी। वो होता है जन्म संग्रह के द्वारा होता है ये सब, उसे रिकॉल बोला जाता है। बेटा समझ में आए तुम्हारी बात, यानी जनता ने चुने प्रतिनिधि को वापस हटा देगी वहाँ से, ये ठीक नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, इसकी जगह हम दूसरे को निर्वाचित करना चाहते हैं। तो जनता की इच्छा से होता है, वहाँ पे सब काम जनता के सामने होता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र ना, इस वजह से।
तो जन सहमति जनमत संग्रह, जनमत संग्रह जनता को इकट्ठा करना और जनता की सहमति देश के कानूनों में परिवर्तन कर सकते हैं। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। याद रखना, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वहाँ सब काम जनता की प्रत्यक्ष सहमति से होता है। आगे देखो, प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों का अनदेखी नहीं कर सकते। वहाँ जो प्रतिनिधि होते हैं ना, प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, वो निर्वाचकों की अनदेखी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कर देते हैं कई बार नेता। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हम चुनेंगे, वो लोकसभा सदस्य विधानसभा सदस्य चुनेंगे, तो वो जाके राष्ट्रपति चुनाव करेंगे, प्रधानमंत्री का वो करेंगे, तो वो क्या करते हैं, मुख्यमंत्री भी क्या अनदेखी कर सकते, मगर यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जनता डायरेक्ट चुनती है उन्हें। किसी हमारे वहाँ शासन कौन चलाता है? जनता के चुने, डायरेक्ट जनता चुनती है उनको। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जो भी बड़े नेता है उनको कौन चुनती है? जनता डायरेक्ट चुनती है। और वो क्या होते हैं, वो अनदेखी नहीं कर सकते। अगर अनदेखी करेंगे तो जनता इकट्ठा होकर क्या करेगा? हटा दो इनको। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन है ना वहाँ पे बेटा, तो उनको वापिस हटा दिया जाएगा। तो प्रत्येक लोकतंत्र राजनीतिक सहभागिता सबसे जो स्पष्ट रूप दिखाई देगा, किस में दिखाई देगा, याद रखना, ये हमेशा काम आएगी। राजनीतिक सहभागिता का जो मूल रूप किस शासन प्रणाली दिखाई देगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। वैसे लोकतंत्र अप्रत्यक्ष में भी होता है, मगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में उसका स्पष्ट रूप, पूर्ण रूप दिखाई देता है। वे सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है अथवा शासकीय वर्ग उसके सक्रिय भूमिका अदा करने की मानदंड डालते हैं, वह व्यवस्था के शीघ्र विघटन की और अभिमुख होने की आशंका बन जाती है। अब मुख्य बात समझो, जिस राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम में जनता क्या करती है, राजनीतिक प्रक्रिया में ध्यान नहीं देती है, उनको मतलब ही नहीं है नेता कैसे भी शासन, जो प्रतिनिधि कैसे भी शासन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सरपंच वगैरह जो भी कुछ भी करें, जनता को मतलब ही नहीं है। तो वहाँ क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ पे वो कुछ बन जाएंगे और वो क्या करेंगे, शासकीय उनमें क्या करेंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। वो वहाँ की जनता क्या हो जाए, उदासीन रहने से शासकीय सक्रिय भूमिका अदा नहीं करेंगे, मार्ग रोड़ा डालेंगे उनमें, उनका अच्छा नहीं करेंगे। आप जब तक किसी को कुछ नहीं कहोगे तब तक आपका कौन सहयोग करेगा? जैसे आप उदाहरण समझो, एक सबसे बड़े उदाहरण बताया, जैसे बच्चे को भूख लगती, जब तक वो बच्चा नहीं रोता, छोटा बच्चा, तब तक माँ उसको दूध नहीं पिला सकती। कई बार तो ये होता है। तो उसी प्रकार नेताओं को, प्रतिनिधियों को हम जब तक है उनको कुछ कहेंगे नहीं, तब तक वो नहीं सुनेंगे। अरे ऐसे कौन है जो बिना कहे कुछ कर दे? वो तो ईश्वर है, जो बिना, आप ईश्वर को कुछ नहीं कहते फिर भी वो बिना कुछ कहे आपकी भावना, आप मतलब बिना कुछ के अपना निर्णय करते रहते हैं, आपको सब कुछ देते रहते हैं। वो ईश्वर में ऐसा गुण जो बिना मन की इच्छा से आपके मन में कुछ है तो बिना कुछ कहे वो सुन लेते हैं, वो ईश्वरीय है। इन नेताओं को, इन मोटे जो भी नेता है, इनको कहने की जरूरत पड़ेगी, उदासीन नहीं रहना है। इससे जो व्यवस्था क्या हो जाएगी, थोड़े दिनों में नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें राजनीतिक सहभागिता का अर्थ। अभी मैंने राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया बताई क्या होता है, अब इसका अर्थ क्या है, इसका छोटा शॉर्ट अर्थ क्या होता है, मुझे कैसे अर्थ दिया गया है इसका। देखिए बेटा, राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है, राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य है राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में नागरिकों की भागीदारी से है। यह परिभाषा याद रखना, क्वेश्चन आ जाए, राजनीतिक सहभागिता का अर्थ बताइए। वैसे मैंने अभी आपको पूरा वो डिटेल बोला, उससे आपको समझ में ऐसे भी आ गई होगी। बस जनता की भागीदारी कोई मतलब ही नहीं है ना। सहभागिता पार्टिसिपेशन यानी जनता की पूर्ण भागीदारी है बेटा। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किसने किया, ये बात देखो। राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया। किसने किया था? व्यवहारवादियों ने किया था। ये राजनीतिक विज्ञान की एक सिद्धांत व्यवहारवाद दिया गया, उसने किया। यद्यपि इस अवधारणा का प्रारंभिक संदर्भ रूसों तथा गणतंत्रवादियों के लेखों से प्राप्त होता है। अब आपको ये भाई राजनीतिक सहभागिता का कहाँ से जन्म हो, कैसे हुआ, ये बात पता कैसे मालूम पड़ी राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? व्यवहारवादी, बिहेवियरलिज्म लोगों ने बताया, यानी व्यवहारवादी ने बताया। और वास्तविक जो इसी जानकारी किससे मिलती है? रूसो तथा गणतंत्रवादी लेख, रूसो ने लिखा था इसके राजनीतिक सहभागिता बारे में, और गणतंत्रवादियों के लेखों से भी जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक सहभागिता एक प्रक्रिया है जो राजनीति में अनिवार्य है। राजनीतिक सहभागिता एक व्यवस्था में राजनीतिक विकास को त्वरित करती है। ये उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिनमें नागरिक या जनता भाग लेती है। यही बात बार बार आ रही है आपको, मैंने आगे बेटा सबके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि राजनीतिक सहभागिता का मतलब होता है कि सरकार के कार्य में नागरिकों का भाग लेना, राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों का भाग लेना, भागीदारी क्या होना, कैसे
तो स्वैच्छिक क्रिया होती है, अपनी उसमें दबाव नहीं होता व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति मान लो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता तो कोई जरूरी नहीं ले, तो ये दबाव नहीं कि सभी भाग ले। अगर आप देखते हो गांव है, एक प्रांत है, कहीं भी हर व्यक्ति राजनीति के नहीं होता, हर व्यक्ति राजनीति में कम भाग दे लेता, तो उसकी स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक क्रिया है और प्रतिक्रियाओं में संबंधित है। इसमें एक विद्वान थे आपके मैग्लोस्की, उसने 1968 में क्या कहा, मैग्लोस्की की मान्यता है कि राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है, अपितु सभी व्यवस्थाओं में कुछ मात्रा विद्वान। इससे पहले आपको मालूम है कि अभी मैंने बताया कुछ विद्वान क्या करें, राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र में ही है, मगर मैग्लोस्की ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था सब में रहनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि लोकतंत्र में ही हो, ये सब में हो सकती है। ये बात सबसे पहले किसने बताई, मैग्लोस्की ने 1968 में। इसके बाद देखो राजनीतिक सहभागिता में वो भी चीज़ें आती है, रोशन ने बताया, ये उन स्वैच्छिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं संबंधित जिसमें नागरिक जनता भाग लेती है, वही बात आ गई। तो ये सभी जगह हो सकती है बेटा, राजनीतिक सहभागिता हर शासन प्रणाली में हो सकती है। ये बात सबसे पहले किसने की थी, मैग्लोस्की ने। आगे देखेंगे हम राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, इसके कितने स्वरूप है, कैसे स्वरूप है वो देखते हैं हम। राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप है, एक स्वरूप कारण विकास परक स्वरूप और दूसरा आएगा आपके लोकतांत्रिक स्वरूप। तो दो स्वरूप बताए गए राजनीतिक व्यवस्था में बेटा, एक तो है विकास परक, दूसरा है लोकतांत्रिक। विगत 60-65 वर्षों में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का त्वरित प्रसार लोकतांत्रिक गति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को परिलक्षित करता है। विश्व में 1940 से 1950वीं दशाब्दी 10 सालों में चुनावी सहभागिता पर केंद्रित अब ये भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रक्रिया को प्रभावित करती प्रतीत होती है। अब सुनो, शुरू में राजनीतिक लोगों की सहभागिता कहाँ तक सीमित थी बेटा, सब बच्चे ध्यान समझो। शुरू में राजनीतिक सहभागिता का स्तर कहाँ तक था, केवल चुनाव में भाग लेना। अरे आज भी मतलब लोगों का राजनीतिक सहभागिता की चुनाव में भाग लेती है, वो क्या करती है, राजनीतिक पब्लिक जनता क्या करती है, कुछ नहीं करती। उस समय तो यही थी कि चुनाव में वोटों में जो भाग ले लिया वो राजनीति में भाग ले रहा है, बस इतनी सी बात जानते थे। यानी चुनाव में भाग लेना, ये राजनीतिक सहभागिता बात कब तक थी, 40 से 50 तक। नेक्स्ट देखते इसमें ये भागीदारी क्या थी, वोट देने में दिलाने, चंदा देने, याचिका प्रस्तुत करने तक थी। इसके बाद में कुछ बदलाव हुआ, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने, रैली निकालने से लेकर किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन व जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक सहभागिता को औजार है। अब क्यों आता राजनीतिक सहभागिता के हथियार क्या क्या है, किस प्रकार हमें सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके वो समझो। पहला तरीका है शुरुआती वोट देना, हम मतदान करते हैं तो किसको चुनते हैं, वो हमारी भागीदारी है। दूसरा चंदा, सरकार के लिए पैसे देना, सरकार घाटे में चल रही है तो पैसे देना, वो चंदा देना होता है। वर्तमान में भी लॉकडाउन के समय कई लोग पैसे दे रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था डाउन है, तो सरकार को हम क्या करें, चंदा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरे बेटे, ये स्थिति हो रही है। फिर आता है याचिका प्रस्तुत करना, कोई परेशानी है जनता को, किसी संस्था को परेशानी है, किसी को परेशानी है वहाँ के नागरिकों को, तो एक याचिका, बहुत सारे लोग मिलके एक एप्लीकेशन लिख के उसमें साइन करके देते हैं, वो कहते याचिका देना किसको, सत्ताधारियों को, जो शासन के नेता है, प्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि कौन होता है, एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य, उनको क्या करती है, ये याचिका देती है ताकि वहाँ समस्याओं की सुनवाई कर सके। समझते हो, रोड नहीं बनी हुई है, कई प्रकार की समस्या हो सकती है। फिर आता है रैली निकालना, रैली के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, राजनीतिक भागीदारी करते हैं। रैली निकाल, किसी कानून के खिलाफ हम रैली निकालते हैं, धरना करते हैं, धरना जानते हुए बैठ जाना, प्रदर्शन करना, ये सब क्या है, राजनीतिक सहभागिता के हथियार है। क्वेश्चन आ जाए राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख यंत्र औजार कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, वोट देने का, दिलाना, चंदा देना, याचिका प्रस्तुत करना और रैली निकालना, याचिका देना, ये सब चीज़ें, धरना प्रदर्शन करना, ये सब क्या है, राजनीतिक सहभागिता के औजार है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं बेटा इसमें एक चीज़ और थी,
1950 के अंदर क्या देखो, इसके बाद में एक चीज बताई मैंने आप क्या थी, जैसे एक विद्वान और भी विद्वान थे, पूरा आपको मैं मतलब मोस्ट बात है आपको जितना याद कर लो जो बहुत है। इसमें राजनीतिक सहभागिता में अप्रत्याशित वृद्धि होने लग गई, लोगों की वृद्धि शुरू कब हुई, 50 के बाद में लोगों ने राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और गहरा जुड़ाव हो गया राजनीति से। इनमें एक विद्वान है पेरी ने लिखा है कि पेरी नाम का विद्वान ने क्या लिखा, बेंजामिन से पहले पेरी की बात बताना चाहूँगा मैं। राजनीतिक सहभागिता संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र संबंधित होती है, उन्होंने कहा लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता होती है। अब उससे पहले एक विद्वान मैंने भी बताया आपको, मैग्लोस्की ने क्या कहा था कि हर हर व्यवस्था में राजनीतिक सहभागिता हो सकती है। इसमें कास और मार्क्स ने भी लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा संबंधित है। इसके बाद में बेटा अब देखो, ये प्रजातांत्रिक निर्णय में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र की अपरिहार्य शर्त है। अब प्रजातंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिकों की भागीदारी जरूरी है। अरे लोकतंत्र का मतलब ही लोगों का शासन है, अगर हम चुनाव नहीं करेंगे तो कैसे चुनाव होगा वहाँ पे, तो लोकतंत्र में तो ये जरूरी है, ये पहली शर्त है। राजनीतिक सहभागिता होना लोकतंत्र की पहली शर्त है, महत्वपूर्ण है ये तो और शासन में हो सकता है। इस विचार का सूत्रपात पेरिक्लीज अंडर, इसका आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, या आप बुक आपके पास बुक हो तो उसको देख लो, उसमें लिखा हुआ मिलेगा। पेरिक्लीज ने 1431 से 430 BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में लिखी थी बात। क्या कहा उन्होंने, लोकतंत्र की निराली विशेषता है क्या, राजनीतिक सहभागिता। क्वेश्चन आ जाए, लिख लीजिए क्वेश्चन, लोकतंत्र की निराली व्यवस्था क्या है, तो आपको लिखना है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र की निराली विशेषता। अब हम बेंजामिन बार्बर के बारे में पढ़ेंगे। बेंजामिन बार्बर 1984 से लेके 1995 तक ने सशक्त सहभाग लोकतंत्र की पुरजोर वकालत की। उन्होंने लोकतंत्र की वकालत की थी। उन्होंने कहा इस सशक्त सहभागी लोकतंत्र कमजोर उदार लोकतंत्र की तुलना में बेहतर विकल्प है। उसने थिन डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स एज जुकीपिंग जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा है कि ऐसे लोकतंत्र में व्यापक रूप में निजी भाव हावी रहता है। बेंजामिन ने एक मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ऐसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि प्रतिद्वंद नागरिक समूह बिना किसी मध्यस्थ या विशेष योग्य बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है, राजनीतिक सहभागिता में हमें किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम देखें नागरिक चेतना और सहभागिता। नागरिकों में चेतना होनी चाहिए, नागरिकों में एक चेतना नहीं होगी तब तक कैसे मानेगी सहभागिता। आप चेतन नहीं हो, आप किसी के योग्य तो भी कैसे सहभागिता होगी। उन्होंने क्या कहा, नागरिकों की चेतना, उनका शैक्षिक स्तर, उनमें चेतना होनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए। चेतना, शैक्षिक स्तर, वैचारिक धरातल आदि वे तत्व है जो उनकी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। उसका शैक्षिक स्तर, उनका जो शिक्षा का स्तर कैसा है, वो सही ढंग से पढ़े हुए हैं, उनकी चेतना कैसी है, धरातल कैसा है कि वो पॉलिटिकल संबंधित जानते हैं, ये सब चीज़ें वो समाज राजनीति को समझते हैं, तभी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं है, उनका शैक्षिक स्तर निम्न है, वैचारिक धरातल राजनीति है नहीं, तो वहाँ पे राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करना कठिन है। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक है, साक्षरता जानते पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही व्यापक है। अब मेरी बात ध्यान दे देना, नागरिक राजनीतिक सहभागिता में सबसे आवश्यकता शिक्षा। अगर जिस देश के नागरिक ज़्यादा शिक्षित है, अधिक पढ़े लिखे हैं, उन नागरिक वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता कम होगी, ज़्यादा होगी। अशिक्षित लोग को क्या मतलब है राजनीति से, उनको कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे लोग राजनीति को समझते हैं, परखते हैं और सरकारी नियमों का इनका पालन को समझते हैं, क्या है उनका मतलब समझते हैं। जैसे यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई अफ्रीकी देशों में शिक्षा साक्षरता की न्यून दर ही नागरिकों की राजनीतिक उदासीनता को दर्शाने के लिए पर्याप्त आधार कहा जा सकता है। यूरोपीय देशों के लोग शिक्षित ज़्यादा होते हैं और एशियाई अफ्रीकी देशों में शिक्षा साक्षरता दर न्यून होती है, तो वहाँ राजनीतिक उदासीनता को दर्शाने के लिए पर्याप्त आधार कहा जा सकता है। वहाँ क्या है, राजनीतिक उदासीनता ज़्यादा है क्योंकि वो अशिक्षित है, उनके बजाय
तो वहाँ क्या है बेटा, वहाँ की उदासीनता है, नागरिक सहभागिता नहीं है। इसी के साथ जनसंख्या घनत्व और विस्तार रूप भी फैलाव भी कारण है जिनसे नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा परिचर्चा नहीं कर पाते। अब जनसंख्या ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, फैलाव ज़्यादा है, तो लोगों के पास संसाधन कम है, उनको टाइम ही नहीं मिलता अपना विकास के लिए, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने से उद्योग रोजगार बेरोजगारी सब फैल जाएगी, तो लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा जन सहभागिता का, राजनीतिक सहभागिता। तो ये तत्व भी ज़्यादा हमें क्या करेगा, प्रभावित जनसंख्या शिक्षा, इससे भी राजनीतिक सहभागिता में प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या कम हुआ, नागरिकों क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नागरिकों को अल्प मात्रा में सहभागिता होती है, प्रत्यक्ष संवाद हो पाता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों की लोकतांत्रिक तथा राजनीतिक सहभागिता अल्पयप यानी बहुत कम मात्रा में सक्रिय रह पाती है। स्वाभाविक रूप से इसे किसी देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयोग नहीं माना जा सकता। यानी नागरिकों की जब जहाँ पे सहभागिता नहीं है तो राज्य क्या होता है, वो नष्ट हो जाएगा, विकास नहीं होगा, और वो उसका क्या होगा, उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, वो अच्छा नहीं माना जाएगा राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य रूप। अभिजात्य रूप क्या है वो समझो बेटा। राजनीतिक सहभागिता के अभिजात्य स्वरूप में लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय सहभागिता प्रथम शर्त है। यानी वास्तविक जो रूप बताया लोक राजनीतिक सहभागिता अभिजात्य यानी विशिष्ट स्वरूप में क्या बताया गया है, राजनीतिक विशिष्ट सहभागिता विशिष्ट रूप क्या है, लोकतंत्र में जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ के नागरिकों की सक्रिय सहभागिता प्रथम शर्त है। वहाँ नागरिक क्या होने चाहिए, सहभागी होने चाहिए, ये पहली शर्त है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह शर्त कहीं नहीं दिखती। ये तो बेटा राजनीतिक सहभागिता की प्रथम शर्त यही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो व्यवहार में हम देखेंगे तो ये कुछ जरूरी नहीं है। पहली शर्त की बात करें तो जरूरी नहीं है। व्यवहारिक रूप से प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक जोसेफ शुम्पेटर का कहना है, ये राजनीतिक चिंतक थे जोसेफ शुम्पेटर। जो जोसेफ शुम्पेटर थे उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था है ना कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियाँ बनाना, शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियाँ बनाना व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। जो व्यवसायिक राजनीतिज्ञ होते हैं उनका काम क्या होता है, शासन चलाना और नीतियाँ बनाना। सामान्य नागरिकों की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित। अब बेटा ध्यान दे लो सब बच्चे, यानी इसमें ये बताया कि ठीक है सहभागिता की बात कर रहे हो आप, तो वो शुम्पेटर साहब क्या कह रहे हैं कि सार्वजनिक नीतियाँ, जो नीतियाँ बनती है सरकार द्वारा, सबके लिए नीतियाँ बनाई जाती है, और शासन चलाना ये व्यवसायिक जो कुशल राजनीतिज्ञ होते हैं उनका काम होता है, ये वो चला सकते हैं। जो राजनीति में पारंगत है, जो व्यवसायिक राजनीतिज्ञ है, सामान्य नागरिक का ये काम नहीं है। वो केवल इतनी भूमिका करेंगे चुनाव के दौरान अपनी पसंद के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को माध्यम प्रतिनिधि चुनते हैं, वो उनका इतना ही काम है। तो सामान्य नागरिक की भूमिका क्या बताया उन्होंने, बहुत कम बताया। किसने, शुम्पेटर ने। उनने ये कहा नागरिक में विशिष्ट नागरिक होते हैं, अभिजात्य वर्ग होता है, वही शासन कर सकता है। हर व्यक्ति शासन में भागीदारी करने योग्य नहीं है, उसकी बस की बात नहीं है, तो वही विशिष्ट वर्ग होते हैं। तो शुम्पेटर ने ये कहा, तो ये केवल चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद शुम्पेटर के बाद में और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो इसमें नागरिकों नेपथ्य में धकेल देगी, यानी नागरिकों को ऐसे धकेल देगी जैसे नेपथ्य होता है, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है। और शासन सत्ता के विपक्ष में केवल चुनिंदा राजनीतिक होंगे, और जो नागरिक ऐसा कर तो क्या होगा, बिल्कुल जैसे नेपथ्य के लोग उड़ जाना, एक हवा में उड़ जाना, बात इसका अर्थ होता है हवा में उड़ जाना। उनका मतलब है कि काम करके अलग हो जाना, कोई मतलब ही नहीं है ये। और जो अच्छे राजनीतिक विपक्ष में हो जाएंगे या सरकार में जुड़ जाएंगे, ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि नेतृत्व करने वाले राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक दलों में सक्रियता अग्रिम पंक्ति में व्यवसायिक नागरिकता शामिल है। इसमें आर्थिक वैज्ञानिक तकनीकी पेचीदगियों के चलते नीति निर्माण केवल सतही कार्य कर पाते हैं। वास्तविक सक्रियता सत्ता में भागीदारी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की होती है। इसको आप याद रखना, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट। ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट कौन होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं नौकरशाही के अंदर जो
विशेष होते हैं, और टेक्नोक्रेट कौन होते हैं? जो टेक्नोलॉजी में विशेष होते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट में आएंगे आईएएस, ये, और आईएएस प्रशासनिक अधिकारी, और उसमें आएंगे टेक्नोक्रेट में चिकित्सा अधिकारी। ये अलग चीज है। इससे मैथमेटिक्स का अर्थ बताया कि ब्यूरोक्रेट में कौन आएंगे? प्रशासनिक अधिकारी, और उसमें आएंगे जैसे इंजीनियर वगैरह। किसमें आएंगे? टेक्नोलॉजी को महत्व देते हैं। ब्यूरोक्रेट का स्तर व्यापक होता है, इनका स्तर क्या होता है? निम्न होता है बेटा। आप देखिए, इसके अलावा इस प्रकार वर्तमान समय वास्तविक सहभागिता अल्प मात्रा में अभिजात वर्गों के हाथ में सिमट रही है। तो वास्तविक सहभागिता ने वो अभिजात वर्ग कौन होता है? जो विकसित वर्ग है, समझदार वर्ग माना जाता है समाज में, विशिष्ट वर्ग होता है, उसके हाथ में है। तो ये बात बताएगी। अब हम देखें रॉबर्ट डेल ने क्या कहा। रॉबर्ट डेल ने लोकतंत्र के इस अभिजात स्वरूप की तीखी आलोचना करते हुए क्या कहा? कि एक ऐसी यंत्रबद्ध व्यवस्था है जो बादशाह के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। अब जैसे इसने कहा, तो रॉबर्ट डेल ने ये कह दिया कि ये गलत है, अभिजात वर्ग की बात जो कह रहे हैं वो गलत है, ये यंत्रबद्ध धारणा हो गई। ये यंत्र जैसे मशीन, जैसे कोई मशीन काम करती है वो मशीन ही कर सकती है, दूसरा कैसे करेगा? अब आपको उदाहरण बताऊं, जैसे हम पंखा चलाते हैं तो पंखे के अंदर मोटर होती है, मोटर काम मोटर ही करेगी, उसकी जब बल्ब थोड़ी करेगा, बल्ब थोड़ी आवाज देगा। तो वही बात ये करें कि विशिष्ट वर्ग होता है, क्या यंत्र धारणा हो गई है, तो व्यक्ति अलग हो गया वो, तो विशिष्ट लोगों के अलग होते हैं क्या? तो ये गलत बात है। इसमें तो फिर मैं जो कोई आदमी दूसरे सामान्य वर्ग को कभी विशिष्ट हो ही नहीं सकता, वो बता रही है। तो विभिन्न समूहों के परस्पर विरोधी मानती है ये। उन्होंने कहा ये गलत है, उन्होंने विरोध किया। इसका संतुलन स्थापित करने के लिए स्वतः अभिजात प्रक्रिया की स्थापना बन जाती है, और हर वर्ग क्या है? हर व्यक्ति में से गुण है जिससे वो क्या हो जाएंगे? सक्रिय अभिजात स्थापना बन सकते हैं। इस प्रक्रिया में संपूर्ण समाज शासन पर नियंत्रण करने के लिए दो या कुछ अधिक समूह में विभक्त होकर स्वयं निर्मित अभिजात समूह का अनुगामी हो जाता है। हर व्यक्ति में ऐसा गुण है कि वो कुछ दिनों में निम्न भी व्यक्ति अभिजात बन सकता है। इस प्रकार ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता स्तर अत्यंत न्यून होगा, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। तो रॉबर्ट डेल ने ये कहा, अभिजात स्वरूप की आलोचना की उन्होंने। राजनीति में जो अभिजात विशिष्ट वर्ग बताया उसकी आलोचना की, कोई विशिष्ट नहीं है, सब समान है। ये बात किसने की? सबसे पहले रॉबर्ट डेल ने। आगे देखते हैं बेटा, इसमें राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप कैसा है? देखिए, राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप, राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। साफ बात है, सक्रिय भाग लेगा। व्यापक अर्थ में ये लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक गतिविधि हो सकती है। यानी इसमें साधारण नागरिक गतिविधि भी हो सकती है। ये बताया इन्होंने। सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूलतः क्या होता है? सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूलतः क्या होता है बेटा? इसमें लोकतंत्र प्रक्रिया साधारण नागरिक सहभागिता बल देता है। ये साधारण नागरिकों की सहभागिता बल देता है बेटा। फिर दोनों पॉइंट बताऊंगा आपको। उसमें क्या होता है कि लोकतंत्र राजनीतिक सहभागिता के अनेक मानदंड अपनाए जाते हैं। अनेक मानदंड होते हैं उसमें, जैसे अनेक मानदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अंतर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को राजनीतिक सहभागिता का सूचक माना जाता है। कितने प्रतिशत लोग सहभागी रहते हैं। अब इसमें जो दो ये बताए गए हैं तो तत्व है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है मेरे बेटो? इसमें ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामुदायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेटा, जैसे कि स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि व्यवस्था के लिए वो सामुदायिक उद्देश्य होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यानी ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सामुदायिक उत्तरदायित्व के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामले को सुलझाने के लिए
अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से संपर्क करता है। ये जब कोई नागरिक जल्द से जल्द विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरने, बहिष्कार की गतिविधि चलाता है तो इस कार्यवाही को राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको ध्यान से। भाई सामुदायिक उद्देश्य से कार्य किया जाता है, साफ सफाई, सुरक्षा और जैसे सड़कें, किसी चीज के लिए। जब नागरिक किसी व्यक्तिगत पर्सनल कार्य से मामले सुधार राजनीति संपर्क करता है तो नागरिक जल से विरोध के द्वारा प्रदर्शन करता है, इन गतिविधियों बाहर लेता है, तो ये क्या होती है, इस सहभागी अभिव्यक्ति मान ली, वास्तव में सहभागिता का प्रयोग किया जा रहा है। ये वास्तविकता मालूम पड़ती है इससे कि वहाँ बिल्कुल यहाँ पे राजनीति में लोगों की सहभागिता है, यहाँ के नागरिकों की सहभागिता है। कैसे मालूम पड़ता है, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरना, इनके द्वारा। नागरिक सहभागिता की मुख्य कसौटी यह है कि इस गतिविधि के बल पर कोई भी नागरिक सार्वजनिक गति और निर्णयों को कहाँ तक प्रभावित कर पाया, जो भी सार्वजनिक निर्णय हैं उनको व्यक्ति कहाँ तक प्रभावित कर पाया, वो सारी बातें सामूहिक गतिविधि के अंदर आती है। नेक्स्ट है इसमें सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया। क्या होती है परस्पर क्रिया, ये दो तरफा गतिविधि है। सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया ये दो तरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है दूसरा पक्ष उससे प्रत्युत्तर देता है। अब ध्यान से समझो इस बात को बेटाओ। जब मानो सरकार कोई कार्य कर रही है तो कि वहां की जनता उसका उत्तर कैसे देगी, अच्छा कार्य कर रही है, कुछ भी कर रही है तो सरकार क्या देती है, उसका प्रत्युत्तर देगी। हाँ, वहां की जनता खुश हो जाएगी तो ये क्या है, उसका प्रत्युत्तर है। अगर कार्य से जनता नाखुश है, कैसा उत्तर दे रही है तो क्या है, उसका ये प्रत्युत्तर है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक की पहल कर सकते हैं। यानी नागरिक क्या कर सकते हैं, पहल कर सकेंगे। राज्य तो सरकार की पहल कर सकती है, जिसको हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। यानी दोनों प्रकार से पहल की जा सकती है। राजनीतिक सहभागिता के लिए सरकारी पहल कर सकती है। कैसे करेगी, नागरिकों से अनुरोध करेगी कि आप बताओ समस्या, उसको आप लिखित में दो, आपकी क्या समस्या है, आप राजनीतिक भाग लो, आप विचार व्यक्त करो, अभिव्यक्ति व्यक्त करो, और लोग भी कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हम देखेंगे, इसके कुछ प्रमुख साधन अभी बताऊंगा आपको। राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण है। कौन कौन से अभिकरण होते हैं बेटा, मैं भी बताता हूँ। इसमें देखो ये तकरीबन 8 प्रकार के हैं। ये 8 प्रकार के क्या है, अभिकरण है। ये साधन है जिसके द्वारा हम राजनीतिक सहभागिता कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है बेटा, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी दिया था और बता दूंगा आपको, पहले शॉर्ट में समझ लो। दबाव समूह वो संगठन है जो सरकारी तंत्र को, किसी राजनीतिक दल को, जिसकी सरकार को प्रभावित कैसे करते हैं, उस पर दबाव डाल, कैसे जैसे कुछ स्टूडेंट यूनियन हुआ, ऑटो रिक्शा यूनियन, ये सब क्या कहलाएंगे, दबाव समूह कहलाएंगे। जो लोगों जो हित के लिए सरकार का विरोध करते हैं और सरकार पे दबाव डालते हैं। इसको समझाऊंगा मैं ढंग से, एक बार समझो। दबाव समूह उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के ऐसे समूह है जो अपने किसी समाज की सिद्धि के उद्देश्य से संगठित होते हैं। उनका एक सम्मानित होता है। जैसे कैसे सम्मानित है, जैसे स्टूडेंट यूनियन, ये एक दबाव समूह है। तो उनका ये चीज होता है कि इस तरह करना, जैसे वो चाहते हैं कि एग्जाम टाइम से बाद में होना चाहिए, तो इस समय में वो नहीं किया। कोई समस्या है या सिलेबस में ये चीज चेंज होने के लिए, कुछ किसी भी चीज के लिए वो सबके की बात करते हैं। वो होता है जैसे पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रही उस कॉलेज में, तो वहाँ के स्टूडेंट यूनियन सभी जाके क्या करेंगे, संस्था पे, जो कॉलेज की जो संस्था है उस पर दबाव डालेंगे, प्राइवेट समूह है सरकार पे, कि हमारे यहाँ पे प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाई। तो उनकी एक ही मांग हो गई ना, वो तो एक हित हो गया ना, तो एक हित के लिए करते हैं मिलके, वो कहलाएगा आपके दबाव समूह। देखो कैसे वो संगठित होते हैं। उनका उद्देश्य एक होता है, अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर, वो सभी अपने दृष्टिकोण कहाँ रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। लोग मतलब समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। लोगों का समर्थन जुटाने क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाकर ऐसी नीतियां बनाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हित के अनुरूप हो। वो सरकार पे क्या करेंगे, दबाव डालेंगे।
अपनी बात सरकार को पास पहुंचाएंगे। ऐसी नीतियां बनाए जो सबका अच्छा हो, एक का नहीं सबका, जो संगठन पूरे का अच्छा हो, इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। ये प्रक्रिया पश्चिमी देशों में बहुत प्रभावी है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा दबाव समूह कहाँ मिले? पश्चिमी देशों में अधिक है। विकासशील देशों में दबाव समूह में अनेक बार ऐसे अवैधानिक तौर तरीकों का सहारा लिया गया जिससे सार्वजनिक जीवन की शुचिता नष्ट हुई तथा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। अब ये बात समझने की है, जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश क्या होते हैं कि वहां पे बेटा क्या होता है, पश्चिमी देशों में वहां पे समझो ये दबाव समूह क्या करते हैं, नीतियों के अनुसार कार्य करते तरीके से। हमारे जो विकासित देश है उनमें क्या होता है, अवैधानिक, वो कानून को हाथ में लेना, यानी वो हमला अहिंसा का सहारा लेते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये चीजें तुम कई बार देखते हो। जैसे कई बार होता है कि जैसे जैसे बस वालों ने हड़ताल कर दी, डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, तो वो बस वालों ने क्या कर दिया, कोई बढ़िया हड़ताल कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, तो वो क्या करते हैं, तोड़ फोड़ कर देंगे। हाँ चलो स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट यूनियन ने कई बार क्या करते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वो क्या होते हैं, नेता ये क्या करते हैं, उनमें अवैधानिक तरीकों का प्रयोग करके सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पड़ता है। कौन से देशों में होता है? विकासशील देशों में, भारतीय देशों में। दूसरा जो साधन है इसका, आरंभक प्रस्ताव तैयार करना। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा की स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि मतदाता क्या करते हैं, संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करते हैं। अगर किस चीज़ से उनको समस्या है तो वो क्या बनाएंगे, प्रस्ताव बनाएंगे मिलके, और उसको कहाँ भेज देंगे, विधानमंडल के पास भेजते हैं, मतदान के लिए भेज देंगे। किस प्रस्ताव अमित यहाँ भी ये समस्या हमारी, इस प्रतिनिधि से हम दुखी है, कोई भी समस्या है तो वो भेज सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ये केवल प्रत्यक्ष मतदान में होता है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों में क्या होता है कि वहाँ पे अगर किसी राजनेता या प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि से जनता नाखुश है, उनकी नीतियों से, उनके तरीके से नाखुश है, तो बेटा क्या करेंगे, वो जनमत संग्रह करके एक प्रस्ताव पारित करके, प्रस्ताव बना के, आरंभ के नाम से प्रस्ताव बना के, और जितनी संख्या में हस्ताक्षर वो करके भेज देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी सुनवाई के द्वारा उस प्रतिनिधि को वापस बुला देंगे, हटा देंगे, उसको प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। भारत में नागरिकों अपने चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की छूट है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे प्रतिनिधि क्या करेंगे, हमारे नागरिक चुने प्रतिनिधि होते हैं, उनको देते हैं ये, जैसे उनको क्या करेंगे, प्रस्ताव देंगे, और वो निजी विधेयक के नाम से जाना जाता है। इसके नाम जाना जाएगा वो निजी विधेयक, समझ गए, निजी विधेयक के नाम से जाना जाता है। ये छूट है हमारे नागरिकों को। हम किसको देंगे, चुने हुए प्रतिनिधियों को। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डायरेक्ट प्रतिनिधियों को देंगे। वहाँ डायरेक्ट किसको देंगे, डायरेक्ट सरकार के पास जाएंगे। बस जनता हमारे डबल है, हम पहले प्रतिनिधि चुनते, प्रतिनिधि पे क्या चुनते हैं, सरकार के मुख्य अधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो उनको देंगे, वो हमारी बात रखेंगे, जैसे एमएलए एमपी। वहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके माध्यम जन समर्थन से अथवा हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसमें जन समर्थन से हस्ताक्षर सभी का हस्ताक्षर करा के सीधे सरकार को भी नए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी सब लोगों के साइन कराएंगे, क्या समस्या है, तो फिर वो सीधे सरकार के पास भेज सकते हैं। ये हो गया आरंभ के प्रस्ताव तैयार करना। इसके बाद हम देखते आगे, प्रत्यावर्तन या प्रतिनिधि वापस बुलाना। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत यह व्यवस्था प्रथा है कि मतदाता अपने चुने प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही बुला सकते हैं। अगर कोई, अभी मैंने बताया था कि अगर कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो सरकार, वहाँ की जनता उसको रिकॉल करके वापस बुला सकती है, प्रत्यावर्तन कहलाता है। इसके लिए क्या होता है, व्यवस्था कर देती है। ये प्रस्ताव मतदाताओं की निर्धारित संख्या जरूरी है, उसमें भी निर्धारित संख्या होनी चाहिए। जैसे किसी प्रांत में, क्षेत्र में 2000 मतदाता रह रहे हैं और 2000 में से 1000 से ज्यादा लोगों ने ये प्रस्ताव पारित कर दिया,
कि इसको हटा दिया जाए, इसको वापस बुला लिया जाए प्रतिनिधि को, तो वो पारित हो जाएगा। बहुत ही विशेष संख्या, यानी ये नहीं 200 में से 20 व्यक्तियों ने कह दिया कि इसको वापस बुलाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए विशेष संख्या होना जरूरी है। समझ रहे मेरे बेटे? आगे देखिए बेटा, भारतवर्ष में अनेक नागरिक संगठनों द्वारा पिछले अनेक वर्षों में चुनाव प्रक्रिया के सुधार की मांग करने की मांग की गई है। हमारे यहाँ भी मांग की गई है कि चुनाव प्रक्रिया सुधार हो, यानी 5 साल की जगह हम हर साल चुनाव करा सके। यानी लोकसभा जो राज्यसभा जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो 5 साल के समय के बजाय ये चाहते हैं कि हर साल 1 साल चुनाव। एक मुख्य बात बताई मैंने, तो इसमें सुधार किया जाए। निर्धारित जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर खरा न उतरता उसे एक सुनिश्चित प्रक्रिया द्वारा वापस बुलाने का अधिकार यह भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद आती है जन सुनवाई। नेक्स्ट आएगी आपकी जो प्रक्रिया है वह है जन सुनवाई। ये प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्याएं जानने का प्रयत्न करते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले बात जन सुनवाई। ये जन सुनवाई हर जगह होती है। मैं आपको मालूम हो, जैसे गाँव के अंदर जो 11-15 ऐसे, मतलब मैं कुछ ध्यान नहीं आया कि देखो, तो उसमें हर जगह प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हर जगह आते हैं। ग्राम स्तर पे भी आते हैं, पंचायत स्तर पे भी आते हैं, और जो नगर निगम स्तर पे, जो नगर पालिका स्तर पे भी जन प्रतिनिधि सुनवाई होती है। महीने में मीटिंग होती है, तो बड़े बड़े अधिकारी जो सरकार के अधिकारी आते हैं और जनता की शिकायतों की सुनवाई करते हैं और उनका वही निस्तारण करते हैं। जन सुनवाई की तारीख होती है महीने में, तो वो तारीख होती है, तो उसमें सुनवाई की जाती है। तो ये प्रक्रिया भी लोकतंत्र के अंदर होती है। सार्वजनिक अधिकारी विभिन्न वर्ग विषयों पर जनता के विचार विमर्श, उनकी समस्या जानने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ के ये विचार संबंध अधिकारी वर्ग के सामने मौखिक रूप से लिखित रूप में किए जा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो हम उसको अपनी समस्या बता सकते हैं। वो हर ग्राम स्तर पे भी ग्राम पंचायत स्तर पे भी आएंगे, पंचायत समिति स्तर पे भी आएंगे, जिला परिषद स्तर पे भी सुनवाई होती है। तो महीने में एक तारीख होती है फिक्स, तो उस दिन वो हर जगह पे सुनवाई की जाती है। और लिखित रूप से भी हम कर सकते हैं या मौखिक आमने सामने भी हम बता सकते हैं हमारी ये समस्या है। जिसे प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, आगे हम देखेंगे जिसमें 5वां विकरण है जाति सहभागिता का, वो है सलाहकार परिषद। सलाहकार परिषद क्या होती है बेटा? इसका मतलब है यानी सलाह देने के लिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए सलाह देने के लिए विभाग होते हैं। जैसे आजकल सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्य के विशेष पक्षों को सलाह देने के लिए सामान्य नागरिकों के संगठन बना देती है। एक संगठन बनाया जाता है जहाँ नागरिकों को सलाह दी जाती है किसी काम के लिए, कोई समस्या तो सलाह वहाँ मिल जाएगी। तो सलाहकारी परिषद का गठन किया गया है। जो सामान्य नागरिकों, गणमान्य नागरिक, जो अच्छे व्यक्ति है, उनकी द्वारा एक परिषद बनाई जाती है, उसे कहते हैं सलाहकार परिषद। तो वो लोगों को सलाह देने का कार्य करती है। ये हर जगह हो सकती है, हर विभाग में हो सकती है, हर विभाग में बेटा हो सकती है। ब्रिटेन की केंद्रीय आवास सलाहकार समिति तथा केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद से उदाहरण है। ब्रिटेन में केंद्रीय आवास सलाहकार परिषद समिति और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद उदाहरण है। भारत में अनेक विभागों में ऐसी सलाहकार परिषदें, समितियां और परिषदें बनाई गई है, और भारत में भी ऐसी सलाहकार परिषदें बनाई गई है, समितियां बनाई गई है। इसके बाद आता है परिप्रेक्षा, किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। यानी परिप्रेक्षा का मतलब होता है किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप यह भी है कि इसके अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर, जैसे कि किसी नए कानून संविधान या संशोधन के प्रश्न जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। जैसे अभी हाल में ब्रिटेन में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए मतदान करवाकर निर्णय लिया गया, जिसमें ब्रिटेन की जनता ने सदस्य बने रहने से इनकार कर दिया। अभी बहुत अच्छी बात है, किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान होता है। ये राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप यह है कि इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व किसी प्रश्न पर जो सबके महत्व की बात आती है, तो वहाँ संशोधन के लिए जनसाधारण से क्या कराया जाता है? मतदान कराया जाता है बेटा।
सबसे पूछा जाता है भाई ये इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो, तो सबकी सलाह ली जाती है जो सबके हित की बात हो उसमें। तो यूरोप में यूरोपीय यूनियन के लिए वहाँ पे लोगों ने मतदान कराया, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें यूरोपीय संघ की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने मना कर दिया जनता ने। तो जो ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इस प्रकार निर्णय मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट है बेटा सविनय अवज्ञा, वह कार्यवाही जिसमें किसी अन्यायपूर्ण कानून को जानबूझकर और खुले तौर पर तोड़ा जाता है। अब आप जानते हो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में कब हुआ था बेटा? 1930 के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन 1920। तो सविनय अवज्ञा में क्या होता है बेटा? इसमें ये होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार को कानूनों को जानबूझकर, सरकारी कानून को हम नहीं मानते हैं, कानून को हम तोड़ देते हैं। जैसे नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था, उसी प्रकार ये होता है कि किसी कानून को, अन्यायपूर्ण कानून को हम जानबूझ के खुले तौर पे तोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? नागरिकों के लिए सविनय अवज्ञा। तो ये भी सविनय अवज्ञा भी इसका साधन माना जाता है सहभागिता का। हम किसी कानून का विरोध करने के लिए ये भी प्रक्रिया अपना सकते हैं। देखो बेटा, किसी निर्दिष्ट स्थान पर प्रेरित करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से गिरफ्तार हो जाएंगे, हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, हम इससे सहमत नहीं है। और देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर से जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। हमारे देश में आए दिन जन विरोध दर्ज कराने हेतु सक्रिय रूप से नागरिकों द्वारा ऐसी गतिविधियां संचालित की जाती है। पहले भी की गई थी ब्रिटिश शासन काल में, और आज भी ऐसा कई बार हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे राजनीतिक प्रतिहिंसा। नेक्स्ट जिसका भी कहना है राजनीतिक प्रतिहिंसा। विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप है ये प्रतिहिंसा, जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाना या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कार्रवाई की जाती है। अब बेटा, जो प्रमुख साधन क्या है लास्ट का, जो बहुत ही क्या ये उग्र साधन माना जाता है राजनीति का, कि सरकार से जनता, यानी विरोध प्रदर्शन का सबसे खतरनाक तरीका है ये सविनय अवज्ञा से खतरनाक। इसमें क्या होता है कि लोग सरकार के सामने, सरकार को झुकने के लिए मजबूर करने के लिए, सरकार से किसी मंगवाने के लिए असंवैधानिक यानी हिंसा करते हैं। सरकार के खिलाफ कैसे बम डाल देना, किसी की हत्या करना, नेता की किसी की भी, और उपद्रव करना, और किसी को किडनैप कर लेना, बंधक बना लेना, इससे अपनी मांगे बनवाने के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं। ये होती है राजनीतिक प्रतिहिंसा। ये सबसे खराब है। इसमें सार्वजनिक संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है बेटा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसी कार्रवाई लोकतंत्र के सरासर उल्लंघन है। अब लोकतंत्र में इसकी आज्ञा नहीं है, ये उल्लंघन है लोकतंत्र का। और लेकिन ये देखा गया है कि सरकारें प्राय ऐसी परिस्थितियों में या तो मौन रहती है या फिर चुप जाती है। कई बार ऐसा हो भी जाता है तो सरकार या तो चुप रहती है या फिर क्या हो जाती है, मौन रहती है। ये राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख 8 विकल्प मैंने बताए, इनको पढ़ना, याद करो, बार बार देखो, और मेरी बोली बात को आप समझो, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और इन नोट्सों का आप सब बच्चे उतारेंगे। मैं सभी राजस्थान के कक्षा 12 के बच्चों से यही चाहता हूँ कि इनको जो हमने मेहनत करके बनाए नोट्स, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज 20 नंबर का मैटर, आज तक 20 नंबर का मैटर तैयार हो गया। 80 में से 20 नंबर, ये हम आपको 99+ तक की बात कर सकते हैं कि आप इसमें से जैसे 80 नंबर में से हमारे वीडियो में से हम सच बताएंगे आपको। अगर पूरा ढंग से आप तैयार करोगे तो आप 70-80 के बीच में नंबर, 70 से लेकर 80 के बीच में नंबर आप ले सकते हो। तो आप इसका बेनिफिट उठाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता। क्या उपादेयता है इसकी? जन सहभागी लोकतंत्र के बावजूद ये सही है कि आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र में अपने नागरिकों का निर्णय प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता के बहुत मामूली अवसर मिलते हैं। इसका परिणाम यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचक मंडल
इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचक मंडल को राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी, अल्प समझ होती है। मतदाता मतदान के प्रति प्राय उदासीन होते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्व से प्राय विमुख होते दिखाई देते हैं। प्रशासन में पद और शक्ति का दुरुपयोग भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ कि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिले। अब देखिए बेटा इसमें क्या बताया गया है, उपाध्यता का मतलब वही है, यानी इसमें यह है कि जनसहभागी लोकतंत्र के बावजूद सही है कि लोकतंत्र में अपने नागरिक निर्णय में प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता बहुत जरूरी है। अवसर मामूली मिलते हैं उनको, यानी हमारे को अवसर ही नहीं मिलता कि इतना अवसर मतदान में भाग लेना, बस ये अवसर मिलता है। कई नियम हम नागरिक समझ नहीं पाते हैं, तो हमें सहभागी बनना है और साथ में उत्तरदायित्व से विमुख नहीं होना है। हमें प्रशासनिक पद और शक्ति का दुरुपयोग भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता का अधिक अवसर मिले तो सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, राजनीतिकों की गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। हमें इसकी उपाधि मतलब है कि हमें बहुत अवसर मिलना चाहिए, तभी हम राजनीति के गतिविधि पर कड़ी नजर रख सकते हैं। इसमें शक्ति के दुरुपयोग भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। अतः राजनीतिक सहभागिता न केवल उत्तम समाज की जरूरी शर्त है, बल्कि उत्तम जीवन का भी आवश्यक अंग है। ये उत्तम जीवन का भी क्या है, आवश्यक अंग है। अब देखो इसमें ये बताया मैंने आपको, तो राजनीतिक सहभागिता को पता लोकतंत्र के अंदर सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचाने में सहायक होती है। लोकतंत्र में क्या होती है, ये सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने में सहायक होती है। जो भी सार्वजनिक निर्णय होते हैं उनमें पहुंचने के लिए राजनीतिक सहभागिता बहुत जरूरी है। नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता अधिकतम विस्तार होना आज के युग में आवश्यक हो गया है, बहुत जरूरी है। अगर हम सहभागी नहीं बनेंगे तो हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। बड़े बड़े राज्य इस उद्देश्य के लिए दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका क्या है, इसमें मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान समझो। शासक प्रशासन का विकेंद्रीकरण करके बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदाय के हाथों में सौंप दिया जाए। मेरी बात को 10 बार सुनना है इसको, यानी शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण, सरकार को अलग अलग भागों में बांट देना, पंचायती राज, राज्य सरकार, केंद्र इस प्रकार, और उनके हाथों में अधिकार भी देना। जैसे भारत में पंचायती राज का विस्तार इसी का उदाहरण है। जो पंचायती राज है हमारे देश में विकेंद्रीकरण का प्रमुख उदाहरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन यानी पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका, इससे हम ज्यादा सहभागी बनेंगे। गांव में देखेंगे, पंचायत में काम को, ग्राम पंचायत कार्य को देखेंगे, तो हम राजनीति में ज्यादा समझ बढ़ेगी हमारी। दूसरा है सार्वजनिक नीतियां निर्धारण करने की प्रक्रिया में परिप्रथा जानते हो, किसी निर्णय तो मतदान करने की स्थिति होना, यह किसी विषय या प्रस्ताव जनता द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया पड़ा, ये क्या होता है, इसके द्वारा भी हम राजनीतिक सहभागिता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण, इसके पक्ष में क्या क्या दृष्टिकोण है, राजनीतिक सहभागिता क्यों जरूरी है, क्या दृष्टिकोण है पक्ष में। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक सहभागिता दृष्टिकोण। राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है, यानी नंबर 1 है स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है या उन्हें बढ़ावा देती है। लोग राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले ये हिसाब लगाते हैं कि इससे उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना फायदा होगा, वे अपने उद्देश्य में सफल पूर्ति में कितने समर्थित होंगे। यानी नागरिकों को इस दृष्टिकोण के अंदर पक्ष की बात कर रहा हूँ, उनको ये रहता है कि हम कितना, तो इसमें जैसे हम किसी अधिकारी के खिलाफ या उसके खिलाफ हम उसका पता लगाया गया भाग लेंगे किसी कार्य की पूर्ति के लिए, तो हमें कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, हम कैसे क्या होगा, वो बातें बताए, कितना नुकसान क्या क्या होगा, वो हम कितना, ये चीजें हम उसमें देखते हैं, किस प्रकार हानिकारक, ये सारी बातें में क्या हानिकारक जनता के लिए क्या बुराई होगी, वो सब बातें दिखाई देती है। हमें आशावादी बनना है, ये नहीं देखना कि हमें कितना नुकसान होना है, हम पहले हम पॉजिटिव सोच रखें। अब देखिए बेटा, यदि उन्हें अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वे अपने शिकायत और विवादों को सड़कों पर ले जाएंगे। अगर हम उन्हें ज्यादा कहेंगे ना सहभागिता के लिए, तो विवादों कहाँ ले जाएंगे, सड़कों पर ले जाएंगे और सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। अगर ज्यादा दबाव डालेंगे तो लोग क्या करेंगे, इसको सड़कों पर ले आएंगे विवाद को,
और पूरा जनजीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त कर देंगे। जब आम नागरिक भीड़ का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें अनुशासन नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता है। जब लोग जोश में आकर बाहर निकलने पड़ते हैं तो उन्हें समझाना कठिन होता है। अब बेटा इसमें ये बताए कि जो ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर सकते हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं कर सके। हम ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसी पक्ष की बात करें बेटा, राजनीति सहभागिता के पक्ष में क्या दृष्टिकोण है, तो जनजीवन अस्त व्यस्त, सब चीज़ें मैंने बताई और इनको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए जब लोग जोश में बाहर आएंगे तो समझाना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें वहां रुक जाना चाहिए, जिससे परिणाम होता है आए दिन जल से जुलूस, नारेबाजी, रैलियां, प्रदर्शन, हड़ताल, धरने, घेराव, बिजली, पानी और बसों को बंद करने, धमकियां, रास्ता रोको, जेल भरो, आंदोलन, मारपीट, पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना, ये सारी घटनाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमें इतना भी दबाव नहीं देना चाहिए, इतना प्रोत्साहित नहीं करना लोगों को कि राजनीतिक सहभागिता में हद से ज़्यादा हो जाए, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगी। अगर हद से ज़्यादा हो जाए, धरना, प्रदर्शन, बस ये भी मैंने बताया, बिजली, पानी, बसों को बंद करें, धमकियाँ, ये सब चीज़ें हो जाएगी, राहत रोक लेंगे, जेल भरो, आंदोलन कई हो जाएंगी, मारपीट, पथराव हो जाएगा। अभी हुआ कई जगह पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाएंगे। और इन हालातों में जो कोई भीड़ इकट्ठी कर सकता है, भीड़ को जिस देश दिशा चाहे ले जा सकता है, इससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और लोग अपनी अनुचित मांगों की तरफ भी ध्यान देंगे, मनवा लेगा, और जो शांत तरीके से पक्ष प्रस्तुत करेगा कोई सुनाई नहीं होगी। इसमें दो चीजें हो जाएगी, अगर इसमें दो पक्ष हो जाएंगे, जैसे उग्र पक्ष हो जाएगा उसकी बात जल्दी सुन लेंगे, और जो शांत रहता है उसको कोई नहीं सुनेगा। राजनीतिक सहभागिता विवेक संगत उपयोग साथ परिणाम दे सकता है। हमें राजनीतिक सहभागिता का कैसे उपयोग करना है, विवेक सम्मत, तो शांत तरीकों की कोई ध्यान नहीं देगा। दो वर्ग पड़ते हैं, उग्र और निम्न वर्ग, तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना है। अब देखेंगे बेटा, इससे मुख्य क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन मुख्य जो क्वेश्चन आते हैं अभी मैं आपको बोल रहा हूँ क्या क्या मुख्य क्वेश्चन है वो देखो। इससे जो प्रमुख क्वेश्चन बताए मैंने, क्वेश्चन मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ। जो क्वेश्चन है वो इसमें मैंने डाले थे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है वो क्वेश्चन। देखियो इसमें जो मुख्य क्वेश्चन है वो है, आप लिख लो, मैंने इसमें डाले नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ भाई, मैं तुम्हें क्वेश्चन एक बार देखो बेटा, मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखे भी है और एक बार आप मेरे सुन लो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पहला क्वेश्चन है इसका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, ये नोट कर लो, और मैंने भी इसमें डाल भी दिया है बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, राजनीतिक सहभागिता के दो अभिकरणों के नाम लिखिए। ये 8 अभिकरण थे, इसमें 2 के नाम लिखने। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीतिक सहभागिता के परंपरागत और गैर परंपरागत स्वरूप पर लेख लिखिए। तीसरा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजनीतिक सहभागिता का अर्थ बताइए। ठीक है, थैंक यू बेटा। कल हम देखेंगे इकाई 3।